नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दो बड़ी खबरें जिन पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वो बता दें आपको, पहला मामला लखीमपुर खीरी का है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी आशीष मिश्रा, जो कि भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनको आज सुबह 10 बजे का समन किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जबकि क्राइम ब्रांच की टीम उनका इंतजार करती रही। अब आशीष मिश्रा के घर के बाहर एक दूसरा समन चिपकाया गया है, जिसमें उन्हें कल सुबह 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से किए जा रहे इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। यूपी सरकार को आम मामले की तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी। सभी आरोपियों से एक जैसा व्यवहार हो, यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसे आम मामले की तरह इसके साथ व्यवहार नहीं किया गया, खास की तरह किया गया। दूसरी बड़ी खबर है, क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले उन्हें जुडिशियल कस्टडी में आर्थर रोड जेल भेजा गया था। जमानत मिलेगी या नहीं, ये जल्द साफ हो जाएगा। तो लखीमपुर खीरी की घटना के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं, उनसे कई चीजें सामने आई हैं, घटना की तस्वीर साफ हुई है। अब आज जाकर एक और नया वीडियो इस घटना का सामने आ गया है। इस वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनी जा सकती है, आप सुनिए। कोई दिक्कत ना है, कोई ना गोली चलेगा, कोई ना गोली चलेगा, कोई ना गोली चलेगा, कोई तो गोली चली या नहीं, इस पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनी जा सकती है। जो शख्स इसमें बोलता सुना जा रहा है वो चौंक गया है, हतप्रभ है कि गोली चलने की आवाज है, पूछ रहा है क्या गोली चली है। तो ये भी एक नया वीडियो अब सामने आया है। तो कई वीडियो सामने आए हैं और उससे अलग अलग टुकड़ों से साफ हो रहा है कि असल में वहां पर हुआ क्या था लखीमपुर खीरी में। अब सुनिए आरोपी के पिता जो हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनका ताजा बयान क्या है। इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहां तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहां पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है। तो कह रहे हैं कि इनके बेटे घर पर ही मौजूद हैं, लेकिन नहीं गए। जब समन उनको जारी किया गया तो दूसरा एक समन जो उनके घर पर फिर चिपकाया गया है, अब देखते हैं कि उस पर वो जाते हैं कि नहीं जाते। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से किए जा रहे जो दलील हैं उसके बावजूद इस पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। यूपी सरकार को आम मामले की तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी। सभी आरोपियों से एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं है। आरोपी की वजह से हम जांच सीबीआई को नहीं देना चाहते हैं। क्या सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है? सीबीआई जांच भी कोई सटीक उपाय नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पोस्टमार्टम में गोली के घाव नहीं है। जैसे कार चलाई गई, आरोप सही लगते हैं, यह संभवतः हत्या का मामला है। और शिव कुमार त्रिपाठी जो कि याचिकाकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में, उनसे बात की है हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने, जो सुनवाई हुई है उसके बारे में। लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर गहरी नाराजगी जताई। नाराजगी इसलिए कि जिसे मुख्य आरोपी बताया उसे सम्मन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कह रहे हैं,
जबकि हत्या जैसे आरोप में सीधे रेड की जाती है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट बताने की कोशिश कर रहा था। एसआईटी जो बनी है उस पर भी नाखुशी जाहिर की है। 20 तारीख को अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ शिव कुमार त्रिपाठी साहब हैं जिनकी चिट्ठी पर ये केस शुरू हुआ है। त्रिपाठी साहब, सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या है, क्योंकि सीबीआई से भी जांच के लिए इनकार कर दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य रूप से ये चाहती है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों पे कार्रवाई जरूर हो। हालांकि आज आपने देखा कि राज्य सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी उससे कोई जज संतुष्ट नहीं है, मुख्य न्यायाधीश और सारे जज, सबको उससे हैरानगी थी। उनका ये मानना था कि अगर आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तार हो गया था उसी दिन जिस दिन उसके खिलाफ FIR दर्ज होती। लेकिन आज जो है आपने देखा होगा कि 4 तारीख को ये FIR दर्ज हुई और 4, 5, 6 कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 को जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो लीपापोती करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य अभियुक्त को नोटिस थमा दिया। तो अब आगे क्या होगा इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने तो इशारा कर दिया है कि आपकी जांच ठीक दिशा में नहीं चल रही है। देखिए, अब अगर राज्य सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होनी चाहिए तो माननीय मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को देखकर तत्काल जो है जो भी अभियुक्त हों या जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट की सीधी नज़र भी है। यूपी सरकार कटघरे में है। अगला जो सुनवाई होगी उसमें यूपी सरकार को किसी ठोस चीज़ के साथ, दलीलों के साथ और ठोस वजहों के साथ यहाँ पर पहुँचना होगा और सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। नई दिल्ली से सुशील राठी और पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और आशीष भार्गव और कमाल खान हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशीष आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एक आम मामले की तरह डील किया जाना चाहिए था। टिप्पणी उन्होंने नहीं की है लेकिन कहा है आम मामले की तरह डील किया जाना था। इसी से साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि यह खास मामले की तरह डील किया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है। जी बिल्कुल। देखिए, CRPC आप देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस में देखिए, जब मुख्य आरोपी कोई होता है और खासतौर पर आरोप भी हत्या का आरोप जो देश में सबसे बड़े संगीन अपराधों में आता है और जिस पर सीधे जिस पर मैक्सिमम सजा फांसी की सजा तक है, उसमें आप आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, आप उनको पूछताछ के लिए नहीं बुला रहे हैं, आप इंटरोगेशन नहीं कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर स्यू मोटो लेता है तो आप एक न्यायिक आयोग बना देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछता है कि आपने क्या किया इस मामले में, कितनी गिरफ्तारियां की हैं, नामजद आरोपियों को क्या किया है, तो भी आप उनको सिर्फ समन के लिए एक नोटिस चिपका देते हैं उनके घर पे, उनसे पूछताछ नहीं करते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक पूरे समाज के खिलाफ एक क्राइम है। भारत के कानून के मुताबिक हत्या जैसे जो अपराध होते हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते हैं, वो बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। ये भारत का कानून कहता है। और ऐसे में किसी को समन देकर, किसी को नोटिस देकर, इन्विटेशन देकर बुलाने की जरूरत नहीं होती है। आपको सीधे रेड करनी होती है, आपको उस आरोपी को गिरफ्तार करना होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसे ये मानकर चल रहा है कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस और व्यवस्था तीनों चीज जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शंका यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर CBI इन्वेस्टिगेशन की भी बात करे तो वहां पर भी सवाल उठते रहेंगे, शंकाएं उठती रहेंगी, क्योंकि आरोपी जो है उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में जांच कौन करे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि आपने सारे लोकल अफसर SIT में भर्ती कर लिए हैं, आरोपी भी लोकल हैं, तो कार्रवाई कैसे होगी? तो ये बड़े सवाल उठाए हैं और इन सारे सवालों का अगर आप लबोलवाब देखें, सारी हियरिंग का लबोलवाब देखें, तो सुप्रीम कोर्ट को एक ही बात सबसे ज्यादा आहत कर रही है, वो ये कि एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जो एक मामले में इतने संगीन, इतने बड़े, इतने गंभीर मामले में, हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है, उसे अभी तक पुलिस ने पूछताछ उससे नहीं की है, उससे किसी भी तरह की कोई जानकारी हासिल नहीं की है, उसको किसी तरह की कस्टडी में नहीं लिया है। जी, ये कमाल के पास चलते हैं, कमाल के पास चलते हैं। कमाल, आशीष ने जो कुछ कहा आपने सुना होगा और जिस तरह से एक आम मामले की जगह खास मामला हो गया है। पुलिस जो है साफ तौर पर दबाव में होगी, लेकिन जिस तरह से सिर्फ नोटिस चिपका के आ रही है, ये इसमें तो जिसको कहते हैं कि एक बेसिक खाना पूर्ति है वो भी नहीं है। नहीं, और मंत्री जी का भी बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नोटिस तो उनको दी नहीं, घर में बहुत लोग रहते हैं, बाहर चिपका के चले गए। तो दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि उनको नोटिस दी ही नहीं कि वो गए होते, दूसरा वो ये कह रहे हैं बाहर चिपका के चले गए, तीसरा ये कह रहे हैं कि आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए वो गए नहीं है।
तो बहरहाल घंटों पुलिस इंतजार करती रही। उसके बाद उन्होंने, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। आप मंत्री के बेटे को तो छोड़ दीजिए, एक शख्स जो उस थार में से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सुमित, जिसका वीडियो बार बार वायरल हो रहा था और सर्किल बना करके, वो तो पुलिस के पास गया और उसने किसानों के ऊपर एफआईआर करा दी है। उससे भी उसको पुलिस ने क्यों नहीं कस्टडी में लिया, उससे क्यों नहीं पूछताछ की? भाई किसानों की गाड़ी से तो वो लोग नहीं मरे हैं, गाड़ी कुचलती हुई तो नजर आ रही है, तो कम से कम रेकलेस ड्राइविंग का तो मामला बनता ही है। तो उसमें जो लोग बैठे थे, अगर वो गाड़ी नहीं भी चला रहे हों तो पूछताछ के लिए तो बुलाए जा सकते हैं। तो उसमें बैठा हुआ शख्स वो भी कॉरपोरेटर है, बीजेपी का कार्यकर्ता है और मंत्री के परिवार का करीबी माना जाता है। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मीडिया के लोग गए थे, उन्होंने वहां पे कुछ मैनेज करके उसको बुलवाया है। तो वो पुलिस में एफआईआर करा रहा है, उसको भी कस्टडी में नहीं ले रहे, उसे भी नहीं पूछताछ कर रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से दबाव में काम कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर है, उसमें आपको लगता है वहां पर के हालात देखकर, सुप्रीम कोर्ट में भी हालात बड़ा साफ है कि वहां पर सब कुछ लोकल है, किस तरह से गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, किस तरह से खास तरह से हो रहा है, लेकिन इतना कुछ बोलने पर भी लगता है कि वहां पर पुलिस थोड़ा और ज्यादा एक्शन में आएगी या यही ढीला ढाला रवैया चलता रहेगा? इसका कोई इंडिकेशन मिल रहा हो? नहीं, देखिए, इंडिकेशन तो ये मिला कि सुप्रीम कोर्ट के इतना बोलने के बाद भी जब मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने बंगले में आवास में मौजूद हैं, तो उसी आवास के गेट पे दोबारा से एक कागज जाके चिपका दिया है पुलिस ने। क्या ये कोई दूसरा 302 का मुलजिम होता और इतने वीडियो अगर आ गए होते कि गाड़ी से कुचल दिए गए, तो क्या ऐसा होता कि पुलिस जाती उसके दरवाजे के ऊपर चिपका करके वापस चली जाती सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बावजूद? तो उन्होंने उनको घंटी बजा के बुलाने की कोशिश नहीं की, मिलने की कोशिश नहीं की। अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उतना, तो कुछ पुलिस के लोग अंदर भी जा सकते हैं बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। वो कल बुलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के इतनी टिप्पणी के बाद वो एक कागज चिपका के फिर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी चर्चा के लिए। तो अब फिर से एक कागज, एक नोटिस चिपका हुआ है और देखते हैं कि कल 11 बजे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की नजर है, सबको पता है, पूरे देश की नजर है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो पूरा देश सुन रहा है, लेकिन अब वहां पर क्या होता है लखीमपुर में, क्या सम्मन के बावजूद जाते हैं आशीष मिश्र या नहीं क्राइम ब्रांच के सामने, वो देखने वाली बात होगी। वैसे इस सब के बीच प्रियंका गांधी जो कि लखीमपुर खीरी गई थी और आज इंदिरा नगर की एक बस्ती लवकुश नगर में अचानक पहुंची। वहां प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाया। उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी के मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है और उनके साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत नहीं मिली है। और इस पर क्या हुआ है कोर्ट में जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या हुआ, पूरा मामला क्या रहा जिसके कारण जमानत नहीं मिली है? देखिए, अदालत में जो एनसीबी है उसने यह कहते हुए विरोध किया कि ये जो अदालत है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये योग्य नहीं है इस अर्जी की सुनवाई के, क्योंकि मामले में जिस तरह की धाराएं लगी हैं, कुछ ऐसे आरोपी भी पकड़े गए हैं जिनके पास एक कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई है और ये पूरा एक तरह से सांठगांठ है सभी का। तो एक पूरा का पूरा इस पूरे मामले में
अलग अलग आरोपी को नहीं देखा जा सकता, बल्कि एज ए क्राइम होल देखना होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। जबकि जो आर्यन खान के वकील हैं, अरबाज मर्चेंट के वकील हैं और मुनमुन धमेचा के वकीलों का कहना था कि ये जो 3 लोग हैं, आर्यन खान के पास तो कोई बरामदगी नहीं हुई थी, सिर्फ न ही उनका कोई कंजप्शन है, सिर्फ फ्लैट के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। दूसरे अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम मिली है और मुनमुन धमेचा के पास से भी 5 ग्राम दिखाई गई है। तो ये जो बरामदगी है बहुत ही कम है, तो इसकी जो सजा है वो 6 महीने के से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे हालात में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो भी जमानत दे सकती है। इस सब के लंबी बहस चली, सुनवाई हुई और अंत में मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि इनकी जो अर्जियां हैं, याचिका है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। यानी कि अब जो है आर्यन खान की जमानत के लिए या अरबाज की जमानत के लिए उनके वकीलों को सेशन कोर्ट जो NDPS कोर्ट है वहाँ पर विशेष कोर्ट में जाना होगा, वहाँ पर अर्जी लगानी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इतनी जल्दी जो है कि आर्यन जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। आज उन्हें, हालांकि उनके लिए अच्छी बात यह है कि अभी वो जेल में भले ही हैं, लेकिन बैरक नंबर 1 जिसको क्वारंटीन सेंटर के तौर पर बनाया गया है वहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि कोविड काल में जो आरोपी को अगर भले ही उसकी कोई रिपोर्ट निगेटिव हो तो भी उसे जो है 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होना पड़ता है। तो अभी वहाँ फिलहाल रखा गया है, लेकिन अब जो है उनके वकील को या परिवार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सेशन कोर्ट में जाना होगा जमानत के लिए, तभी वहाँ पर सुनवाई होगी। और जैसा कि NCB का स्टैंड रहा है कि ये अदालत जो है कि जमानत नहीं दे सकती है, तो इस अदालत ने भी मान लिया मेट्रोपॉलिटन ने, और उन्होंने कहा कि ये योग्य नहीं है याचिका सुनवाई के, तो जी उन्हें सेशन कोर्ट जाना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कोर्ट ने भी जो NCB की तरफ से ये कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और हस्तक्षेप होगा गवाहों के साथ, तो ये सब कुछ जो है वो कोर्ट ने माना है। और जैसा सुनील सिंह हमारे सहयोगी ने बताया कि जमानत याचिका फिलहाल खारिज हो गई, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा जमानत के लिए। आखिरकार एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। 68 सालों के बाद टाटा ग्रुप के पास वापस लौटी है एयर इंडिया। टाटा ग्रुप के हिस्से में वैसे 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज भी आएगा। एयर इंडिया पे इस वक्त कुल कर्ज करीब 60,000 करोड़ का है। आपको बता दें कि 1953 में सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था और अब एक बार फिर से वापस एयर इंडिया टाटा के पास जा रहा है, टाटा ग्रुप के पास जा रहा है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। हिमांशु, ये एक ऐसी घर वापसी है जो काफी मुश्किल वक्त में हुई है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ साल से लगातार ये सवाल उठता रहा था कि सरकार पर जो बोझ है, आर्थिक बोझ, वो बढ़ता जा रहा है। आज भी जब सचिव आए थे डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि 2009 के बाद पिछले 12 साल में सरकार ने 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है एयर इंडिया को ऑपरेशन में रखने के लिए, और इसकी वजह से सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा था एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में रखना। और इसलिए बिडिंग की प्रक्रिया जो एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी, आपको याद होगा मार्केट अभी भी जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी डाउन है। अब भी फ़्लाइट्स जो हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, वो ओपन नहीं हुई हैं। टूरिस्ट वीज़ा अब भी नहीं दिया जा रहा अलग अलग देशों द्वारा, और एक बहुत ही मुश्किल समय में डिसइन्वेस्ट करने का एक फ़ैसला सरकार ने किया। और इसलिए 18,000 करोड़ रुपए जो हैं उसकी बिडिंग की थी टाटा सन्स की जो सब्सिडरी कंपनी है थैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने, और उसने ये बिड को जीता है। और 15,200 करोड़ के करीब, जैसा आपने भी जिक्र किया, जो बोझ है उसका वहन एयर इंडिया करेगी। लेकिन सवाल ये है कि 31 अगस्त तक खुद डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी ने ये कहा है कि 61,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा जो है वो टोटल डेथ है, जो कर्ज है एयर इंडिया का, और इसमें से अगर 15,200 करोड़ रुपये आप हटा भी देते हैं तब भी 47-48,000 करोड़ रुपए जो हैं उसका कर्ज का बोझ एयर इंडिया पर रहेगा। और ये तय किया गया है कि जो एयर इंडिया के एसेट्स हैं उसको लिक्विडेट करके सरकार करीब 13 से 14,000 करोड़, ये रणनीति है सरकार की कि 13 से 14,000 करोड़ तक सरकार जो है वो रिटर्न हासिल कर सकती है एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं, जो
जो लैंड एयर इंडिया के पास है, जो एयर इंडिया की बिल्डिंग्स हैं, जो दूसरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनकी बिक्री करके 14,000 करोड़, लेकिन उसके बाद भी करीब 32,000 से 33,000 करोड़ रुपए जो हैं वो एक कर्ज जो है वो आर्थिक बोझ भारत सरकार के पास रहेगा। तो निश्चित तौर पर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आंकड़ों से कि एक बहुत ही मुश्किल फैसला सरकार के लिए था, लेकिन निश्चित तौर पर एक काफ़ी ऐतिहासिक दिन। एक कंपनी जो 1953 से पहले टाटा सन्स के पास थी, उसे दोबारा टाटा सन्स ने हासिल कर लिया है और रतन टाटा ने भी वेलकम बैक करके एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट भी किया है। कादम्बरी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये काफ़ी जैसा भावनात्मक एक ट्वीट किया है रतन टाटा ने। हालांकि एयर इंडिया को प्रॉफिट मेकिंग बनाना भी एक मुश्किल काम होगा, कठिन चुनौती होगी, लेकिन शायद टाटा के लिए ये ज़्यादा जो है एक अहमियत रखता है भावनात्मक तौर पर भी, और जिस तरह से वापस बिल्ड बैक करने की भी बात एक है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। तो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।